तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक नया जो है हमारा वेक्टर। और वेक्टर आपको मैथमेटिक्स में भी बहुत हेल्प है और फिजिक्स में भी इसका यूज है। हम लोग जो है बेसिकली बेसिक वेक्टर पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इनका एडिशन किस टाइप से करते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है वेक्टर की। तो बेसिकली जो है हमारे पास एक टर्म है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी जिनको बोलते हैं वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, उनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गई, ये सभी क्वांटिटी जितनी भी हैं ये सब मेजरेबल है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में ही आपकी तीन क्वांटिटी, तीन टाइप की चीजें आती हैं। पहली क्या है? एक तो है स्केलर, एक है वेक्टर और एक होती है आपकी टेंसर। ये तीन टाइप की जो है क्वांटिटी बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड रखती है लेकिन इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो क्या बताओगे कि मैग्नीट्यूड है यस एंड डायरेक्शन नहीं है। The physical quantity which has only magnitude are known as scalar quantity। अगली है जो है आपकी वेक्टर। तो वेक्टर में क्या है? आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, सेकेंड वन डायरेक्शन भी होगी, एंड थर्ड ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है। फॉलो वेक्टर एडिशन, फॉलो वेक्टर एडिशन लॉस। ठीक है, थर्ड जो है टेंसर क्वांटिटीज होंगी। टेंसर क्वांटिटीज में क्या होगा? आपके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहती है। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर आप टेंसर में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन उसमें वेक्टर लॉ एडिशन अलाउड नहीं है। ये इस लॉजिक को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे टेंसर क्वांटिटी का मैं एग्जांपल दूं आपको, करंट। तो करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। तो जैसे स्केलर क्वांटिटी के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? मास, कोई डायरेक्शन नहीं है। वॉल्यूम, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसा आपके पास जो भी मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर, जैसे आप बीकर लें तो बीकर के अंदर पानी रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है? स्पीड, स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके जो स्केलर क्वांटिटी में आएंगे। तो स्केलर में बेसिकली क्या होगा? मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन का सेंस नहीं आता। अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास मैग्नीट्यूड भी होने वाला है, साथ ही साथ आपके पास डायरेक्शन भी होने वाली है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये जितनी भी क्वांटिटी हैं इनका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन साथ में इनकी एक फिक्स डायरेक्शन भी रहेगी साथ में। और टेंसर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हो जाएगा आपका? करंट हो गया जैसे, तो ये टेंसर क्वांटिटीज के अंदर आ जाती है। अब इसके लिए अगली क्लासेस जो है 11th 12th के बाद साइंस अगर आप पढ़ते हैं, फिजिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें और भी ज्यादा डिटेल में। बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो वेक्टर पे रहने वाला है और स्केलर पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन का पार्ट। अब इसमें हम आ जाते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। जैसे पहला की वेक्टर की डेफिनेशन तो हो गई,
अब वेक्टर के अंदर क्या क्या रहने वाला है, तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देख लेते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या होगा कि इट इज डिनोटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। कि ये क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई एक लाइन है आपके पास, ये जैसे ये लाइन, तो इस लाइन का एक फिक्स सेगमेंट, मान लीजिए कहां से ले रहे हैं हम, यहां से ले लेते हैं और यहां। तो ये जो हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का हमने क्या किया, एक सेगमेंट उठा लिया। तो ये रही हमारे पास लाइन। तो ये जो लाइन है ये हमारी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे, ये जो एंड पॉइंट है इसको बोलते हैं हम टेल ऑफ वेक्टर। ये जो एरो हेड है इसको बोलते हैं हम हेड ऑफ वेक्टर। और जो लेंथ है आपकी इसकी यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, लाइन सेगमेंट का एक पोर्शन आप लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाएगा क्या, कि भाई जो एंड पॉइंट होगा उसको टेल बोल देते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हेड बोल सकते हैं आप, या एरो का निशान जहां है उसको हेड बोल देंगे। और टोटल लेंथ जो होती है उसको हम बोल देते हैं ये जो लेंथ है वेक्टर की, लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है, ये हमारे वेक्टर को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हम नेमिंग अल्फाबेट से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये वेक्टर ए है तो क्या हो जाएगा, ए के ऊपर एरो। एंड अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम वेक्टर के साइड में मोड लगा करके। तो मोड का मतलब क्या है, अभी हमको सिर्फ लेंथ देने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स पे। ठीक है, पहला अगर हम वेक्टर की टाइप की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होंगे, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जिनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे हमारे इक्वल वेक्टर। जैसे वेक्टर ए एंड ये रहा हमारे पास वेक्टर बी, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये क्या हो गया आपके इक्वल वेक्टर। अच्छा, इसके बाद कहां पर आ गए, अगला पॉइंट देखते हैं वेक्टर का। सेकंड क्या हो गया आपका, ऑपोजिट वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर, तो ऑपोजिट वेक्टर में क्या होगा, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसा, इस टाइप से। मान लीजिए एक वेक्टर ए है जो आपका इस साइड में है, दूसरा वेक्टर आपका बी है जो अपोजिट साइड में है उसी की। तो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट रहने वाली है। तीसरा आ जाते हैं इसमें कोप्लेनर वेक्टर पे। कोप्लेनर वेक्टर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कोप्लेनर से जैसा अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन के अंदर रहने वाले। तो क्या बोलेंगे, वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन। जितने भी वेक्टर आएंगे आपके एक ही प्लेन के अंदर, वो सभी क्या हो जाएंगे आपके कोप्लेनर। जैसे मान लीजिए ये प्लेन हो गया है, तो एक वेक्टर ये रहा हमारा ए, एक वेक्टर ये हो गया हमारा बी,
एक वेक्टर ये है हमारे पास सी। तो ये सभी के सभी वेक्टर जो हैं एक ही प्लेन के अंदर लाई चल रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम, ये हो गए हमारे कोप्लेनर वेक्टर। जो वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर आते हैं वो हो जाते हैं आपके कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। फोर्थ, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होगा, ये जीरो वेक्टर भी आप कह सकते हैं, नल या फिर जीरो वेक्टर। ठीक है। ये क्या होगा, जीरो मतलब मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। जीरो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, बेसिकली एक पॉइंट, और पॉइंट के लिए डायरेक्शन कोई डिफाइंड नहीं होती है, पॉइंट किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या हो गया, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा एंड उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आर्बिट्रेरी रहने वाली है। तो इसको बोलते हैं हम हमारा नल वेक्टर। ठीक है। इसके बाद जो आ जाते हैं हम आ जाते हैं को इनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर क्या होंगे, को मतलब साथ में इनिशियल जहां से स्टार्ट हो रहे हो, तो वेक्टर स्टार्टिंग विद सेम पॉइंट्स। वेक्टर्स स्टार्टिंग विद सेम पॉइंट। अगर कई वेक्टर जो हैं 3, 4, 5 कितने ही वेक्टर अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो सभी वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, वो सभी कहलाने वाले हैं आपके को इनिशियल वेक्टर्स। कैसा, देखो इस टाइप से हो सकते हैं, एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये चला गया, एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये आ गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे आप बना सकते हैं। बेसिकली इसमें खासियत क्या है कि इन सभी का ओरिजिन पॉइंट जो है वो एक ही है। तो ऐसे वेक्टर जिनका ओरिजिन पॉइंट सेम होगा उन सभी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें जो अगला टाइप आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तो आप बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, डेफिनेशन की तरह में ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अगला जो एग्जांपल है या जो अगला टाइप है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, उससे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम के लिए और आगे आने वाले क्वेश्चन में भी काफी हेल्पफुल है। वो क्या है, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। ठीक है। यूनिट का मीनिंग होता है वन। मैथ्स और साइंस में अगर हम बात करें तो यूनिट मतलब क्या हो गया, मैथ्स में तो यूनिट मतलब होता है आपका वन वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहने वाला है। ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन क्या हो सकती है कि डेफिनेशन ये हो सकती है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ठीक है। अब वेक्टर having magnitude 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। और ये क्या काम करता है, ये काम करता है डायरेक्शन देने का, कि भाई किसी वेक्टर की डायरेक्शन अगर मुझे बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डायरेक्शन बताने का काम जो होता है वो यूनिट वेक्टर का रहता है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमें चाहिए कि भाई मान लीजिए फोर्स का एक वेक्टर हमने निकाल दिया फाइनल करके, हम जब पूछेंगे बताओ उसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हमें ये चाहिए। यूनिट वेक्टर का ही काम होता है किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो क्या बताएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। सेकंड चीज क्या है,
इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, पहली चीज मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। दूसरी चीज क्या हो गई कि ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो अब ये आता कैसे है, क्या निकलता है? मान लो आपके पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, कोई सा भी रैंडम वेक्टर है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट भी लिखने वाले हैं हम, वो लेकिन थोड़ा बाद में लिख दिखाएंगे हम। तो ए वेक्टर है। अब मुझे अगर ए वेक्टर की लेंथ क्या है, ए है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई आपकी, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो लेंथ है आपकी ए। अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल पोर्शन में ब्रेक करेंगे सभी को, और एक पोर्शन ले लेंगे यहां से। मान लीजिए हमने कौन सा पोर्शन ले लिया, ये वाला पोर्शन हमने उठा लिया। अगर पूरे वेक्टर की लेंथ ए है तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1/a। ठीक है, पूरे वेक्टर की जो लेंथ है अगर वो a है, जैसे एग्जांपल में और आपको मैं इजीली कहूं कि भाई एक वेक्टर है जिसकी लेंथ कितना है, 4 यूनिट का है, तो उसका एक यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? अगर पूरा लेंथ आपका 4 यूनिट का है तो 1 1 1 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा लेंथ एक जो लेंथ का है, ए लेंथ है इसकी, तो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा अगर हम इक्वल 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 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें तो वो कितना हो जाएगा, 1/a। जैसे यहां अगर 4 यूनिट है तो यहां कितना हो जाएगा, ये पोर्शन 1 यूनिट का। अगर सिंगल सिंगल में डिवाइड कर दें, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन होगा ये टोटल लेंथ का कितना होगा, 1/4 होगा। तो वही काम हमने यहां किया है। तो ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे हम, इसको मैं हटा देता हूं। तो हमने क्या लिखा भाई कि जो पूरा वेक्टर है, वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है इनटू उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए यहां से, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी कि भाई ये वेक्टर है अपॉन इसका मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डायरेक्शन देने का काम ही किसका है, यूनिट वेक्टर का है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसमें अगली लाइन क्या लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय, है ना, वेक्टर के ऊपर हम कैप का सिंबल रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए कैप। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। ये भाई वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में, सॉरी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन क्या होगी, दैट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। और वही डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन जो है वो आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू है। तो हमको क्या मिला, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। इसलिए तो लिखा गया है कि इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकाल दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, चलो
आगे देखते हैं, यहां तक पहुंच गए हैं हम। इसके आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y and z एक्सिस। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास हमारा कार्टेशियन प्लेन है जो कि हमारा 3D में है, और एक एक्सिस x हो गया, एक y हो गया एंड एक हो गया z। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1 लेंथ का, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका 1 लेंथ का, एंड इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1 लेंथ का। तो तीनों के यूनिट वेक्टर लिख दिए। तो x एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं हम, i कैप, y एक्सिस के लिए j कैप एंड z एक्सिस के लिए यूज करते हैं k कैप। तो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस कितना हो जाएगा, ये i कैप। अलोंग y एक्सिस कितना हो जाएगा हमारा j कैप, एंड अलोंग z एक्सिस ये हो जाएगा हमारा k कैप। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग में i, y एक्सिस में j एंड z एक्सिस में k। तो ये हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, एंड यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z। और इन्हीं चीजों को मिला के हमारा क्या बनने वाला है, आगे वेक्टर कंप्लीट होने वाला है कि किसी भी वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं। पहले हम 2D के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, फिर 3D में। फॉर 2D प्लेन मतलब 2 डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 डायमेंशन में हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सिस होंगी, एक x होगी और एक y। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट आपको दे रखा है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो ओरिजिन का नाम रख लेते हैं O। तो O से P तक जो है हमारा एक वेक्टर हो गया क्या, OP। ठीक है, अच्छा अगर मैं O से P तक जा रहा हूं, इसका मतलब मैं देखता हूं क्या कि यहां से यहां तक का लेंथ x हुआ होगा, यहां से यहां तक का लेंथ y हुआ होगा, मतलब y एक्सिस में y यूनिट चल रहे हैं, x एक्सिस में x यूनिट चल रहे हैं। अच्छा y एक्सिस में क्या होगा, यूनिट वेक्टर, y एक्सिस में यूनिट वेक्टर है j कैप, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना है i कैप। तो अगर मुझे OP वेक्टर लिखना है तो OP वेक्टर क्या होगा कि भाई x एक्सिस का मैग्नीट्यूड है x और डायरेक्शन दे रहे हैं हम i कैप से, फिर प्लस y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है y एंड डायरेक्शन इज गिविंग बाय j कैप। तो OP वेक्टर कितना हो गया xi प्लस yj। ये हमारा आ गया वेक्टर इन 2D प्लेन कि हमने यहां मूवमेंट देखा कितना है, यहां देखा y में कितना मूवमेंट है, अब x मूवमेंट में देख लो आपने कितना डिस्टेंस है, उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, y में देखा कितना डिस्टेंस है, कितना लेंथ है, उसमें y का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास वेक्टर आ गया 2D में। अच्छा अगर ओरिजिन पॉइंट 0,0 है तो क्या आप ये लेंथ बता सकते हैं कि O से P तक की लेंथ कितनी होगी, बिल्कुल सही बात है। कैसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली।
तो क्या बनेगा कि भाई O से P तक की जो लेंथ है वो क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, ये हमारा वेक्टर था ना, O से P तक जो हमारा वेक्टर है, तो O से P तक की लेंथ कैसे निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की हेल्प से, पाइथागोरस लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वहां से हमें क्या मिल गया, इसका लाइन सेगमेंट का लेंथ पता चल गया, एंड इस लाइन सेगमेंट का लेंथ ही क्या हो जाएगा, मेरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया वेक्टर, एंड दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, और देखो एग्जांपल में कैसे लिखेंगे कि भाई एक आदमी है या एक पार्टिकल है जो इनिशियली 0,0 पे था, मतलब ओरिजिन पे था। उसने क्या किया, वो a यूनिट चला x डायरेक्शन में, एंड देन b यूनिट चला y डायरेक्शन में, एंड वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे पहुंच गया। अब मुझे बताना है कि O से P तक का वेक्टर क्या बनेगा। तो O से P तक का वेक्टर कितना हो जाएगा, OP। अब अगर x एक्सिस में a चल रहा है, मतलब मुझे यहां से यहां तक डिस्टेंस पता है कि भाई यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो a होने वाली है, लेकिन मुझे x एक्सिस में एक और चीज पता है, क्या, कि इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, i है। सेम अगर मुझे y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखना है तो वो कितना हो जाएगा, j कैप। तो अब अगर मैं इस केस में OP वेक्टर लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, a डिस्टेंस चली i कैप डायरेक्शन में, तो a i प्लस b डिस्टेंस ट्रेवल हुई j डायरेक्शन में, तो b j, ये आ गया मेरा OP वेक्टर। और अगर मुझे को लेंथ निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो OP का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो ये 2D के लिए है, ठीक है। फर्दर अगर इसी चीज को हम एक्सटेंड कर देंगे 3D के लिए, तो 3D में क्या होगा, 3D के केस में क्या होता है, आपके पास 3 प्लेन आ जाते हैं, सॉरी आपके पास 3 एक्सेस आ जाएंगी। तो 4 3D 3 डायमेंशन, तो कितना होगा, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक वाई एक्सिस हो जाएगा, एंड एक जेड एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर i, वाई का j एंड जेड का k है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट मैंने मान लिया हमारा यहाँ है, तो O से लेके P तक, तो जैसे यहाँ P पॉइंट में x y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, x, y, z। ये x एक्सिस में x ट्रेवल कर रहा है, y एक्सिस में y ट्रेवल कर रहा है, z एक्सिस में z यूनिट ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मुझे अब OP वेक्टर लिखना रहा तो OP वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो OP वेक्टर हो जाएगा कितना, x चला है i डायरेक्शन में, y चला है j डायरेक्शन में, एंड z चला है k डायरेक्शन में। तो दिस इज OP वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो OP का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। तो सिंपल है, अगर आप 2D का समझ गए तो 3D में कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस एक एक्सिस जो है वो आपकी फर्दर ऐड होने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। आई होप, मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी बातें, ठीक है। तो एक साइड हमने 2D का देख लिया, फर्दर हमने किसका देखा, फर्दर हमने 3D का देख लिया। तो अब हमें ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा,
एक और चीज देखनी है हमें, अभी जो भी वेक्टर हम लिख रहे हैं वो दोनों कहां से लिख रहे हैं, वो दोनों हम लिख रहे हैं ओरिजिन से। मान लो अगर हमारे पास ओरिजिन ना हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो कर देना, मान लो मेरे पास इधर 2D के लिए ही दिखा देते हैं, उधर 3D के लिए कर लेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। एक पॉइंट है हमारे पास ये, जिसका नाम रख लेते हैं हम P। तो P के कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2, y2। अब मुझे ये बताना है कि भाई P Q वेक्टर क्या होने वाला है। तो बात तो अभी भी सेम है कि पहले पॉइंट के लिए आप चलेंगे तो क्या होगा कि भाई x1 चलेंगे इधर और Q पॉइंट के लिए क्या कहेंगे कि x2 चलेंगे हम इधर। तो यह x1 डिस्टेंस और ये हमारी x2 डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक जो रिमेनिंग है वो कितनी हो गई, वो तो हो गई हमारी x2 माइनस x1। ओके, ठीक है। सिमिलरली y के लिए देखते हैं कि भाई अगर यहां तक चले हम तो डिस्टेंस हो गई y1, और अगर इस पॉइंट तक ट्रेवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी y2। तो रिमेनिंग कितनी रही यहां से यहां तक y2 माइनस y1। समझ में बात कितनी। अब मुझे लिखना है वेक्टर, तो वेक्टर कितना हो जाएगा P से Q। तो x एक्सिस में कितना चल रहे हैं हम, तो x एक्सिस में चल रहे हैं x2 माइनस x1 एंड यूनिट वेक्टर कितना है हमारा i कैप। y डायरेक्शन में कितना चल रहे हैं, तो y डायरेक्शन में चल रहे हैं y2 माइनस y1 इंटू j कैप। तो ये क्या हो गया, जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है उस केस में वेक्टर हो गया। एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा PQ। और मैग्नीट्यूड वेक्टर से भी नहीं, आप सिंपल निकालोगे भाई अगर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं, हम 10th में इजीली सीख के आते हैं कि 10th में 9th में ये 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लगाना है अल्टीमेटली। तो कितना हो जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास PQ वेक्टर जब ओरिजिन पे नहीं है। सेम 3D के केस में अगर देखेंगे तो सेम 3D के लिए भी हो जाएगा। तो 3D के केस में क्या बना है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो 3D के केस में ये रहा पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट हो गया Q। तो कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2। तो PQ वेक्टर कितना हो जाएगा, तो PQ वेक्टर हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स ऑफ k। एंड मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड भी वही है सेम। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, जैसे यहां है सेम यहां होगा। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई रिप्रेजेंटेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो पहले केस में हमने देखा कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ओरिजिन पे रहने वाला है उस केस में मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंटेशन कैसा रहने वाला होगा। यहां अब हमने देखा कि अगर ओरिजिन ना हो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, कोई दूसरा हो, तो उस केस में किस तरीके से वेक्टर रिप्रेजेंट होगा और किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाने वाला है, ये चीजें हो गई हमारे यहाँ डिस्कस। ठीक है, अब जरा इस पे एग्जांपल्स पे आ जाते हैं और फिर इसके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे।
ठीक है, जैसे एग्जांपल, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस k, फाइंड मॉड ऑफ ए। सिंपल। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। तो हमें पता है कि मॉड ऑफ ए कितना होगा। अगर मैं इसको कंपेयर कर ले हम कि भाई वेक्टर ए को अगर कंपेयर करें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कंपेयर, तो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल्स टू 1। तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, मॉड ए हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x कितना है, x हमारा 2 है, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 9 प्लस, कितना बनाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 14। तो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। सिंपल। चलो और देखते हैं। इफ वेक्टर p इक्वल्स टू, इफ वेक्टर p इक्वल्स टू i माइनस j प्लस 3k, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ p। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो सीधा सीधा क्या मिलेगा कि x की वैल्यू 1 हो गई, y वैल्यू -1 हो गई एंड z वैल्यू आपकी 3 हो गई। तो p का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 9, मतलब ये हो जाएगा रूट ऑफ 11। ठीक है, सिंपल है। कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट अप करेंगे और हमारे पास हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे। गॉट इट, समझ आ रही बात। चलो और देखो एग्जांपल। इफ वेक्टर p इक्वल टू 2i माइनस j प्लस कितना लिख लेते हैं, 2 के ही लिख देते हैं, एंड q इक्वल टू i माइनस प्लस j प्लस 3k, then find p वेक्टर माइनस q वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले लिखेंगे p वेक्टर। तो p वेक्टर कितना हो गया, 2i माइनस j प्लस 2k। फिर लिखेंगे हम q वेक्टर। तो q वेक्टर कितना हो गया, i माइनस प्लस j प्लस 3k। तो p वेक्टर माइनस q वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, i माइनस 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 2j, यहां कितना हो जाएगा माइनस का k, एंड p माइनस q का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1, मतलब अंडर रूट में 6। ठीक है, और देखें एग्जांपल। इधर इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। ऐसे लिखते हैं ना, इफ पॉइंट ए इज गिवन y 2, 5,
3 and point B is given by -2, 1, -3. Then find AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है। तो हमें क्या करना है, लाइन बनाएंगे, ए पॉइंट लिखेंगे एंड बी पॉइंट लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा AB वेक्टर। तो पॉइंट कितना है इसका 2, 5, 3 एंड बी कितना हो गया -2, 1, -3। अब जहां फॉर्मूला लिखा था उस पेज को जरा ओपन करके आप लोग देखो कैसे लिखा था हमने कि भाई ए बी वेक्टर कितना हो गया, इनके नाम रख देते हैं x1, y1, z1, इनके नाम हो गए x2, y2, z2। तो ए बी वेक्टर क्या था, ए बी वेक्टर है हमारा x2 - x1i, y2 - y1j, z2 - z1 तो x2 - x1 मतलब -2 i प्लस y2 कितना है 1 - 5j, z2 कितना है -3 एंड z1 कितना है 3, तो -3 एंड k। ये हो गया, तो कितना बन रहा है -4i, -4j एंड -6k। ये आ गया हमारा ए बी वेक्टर। अब हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, बोलो। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -4 स्क्वायर -6 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आपका 16, ये भी 16 एंड ये हो जाएगा हमारा 36। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास टोटल, तो 32 + 36 68। ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है। अच्छा, इसको और सॉल्व करना क्या लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √68 है, तो 68 को क्या लिख सकते हैं, ब्रेक कर लो इसको, 2 × 2 × 70। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा 2√17 यूनिट। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, इतना ही बात समझ में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हम रब कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इफ वेक्टर ए इज 2i + j - 3k। यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, तो भाई यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर इज ए कैप। एंड कैसे निकलेगा ये, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड ए चाहिए, तो मॉड ऑफ ए कितना हो गया, ये हो जाएगा √2² + 1² एंड -3²। तो कितना बनेगा ये, अंडर रूट के अंदर
4 प्लस 1 प्लस 9। तो मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा रूट के अंदर 14। ठीक है, यहां तक मोड ए आ गया। तो ए कैप कितना हो जाएगा, तो ए कैप ए वेक्टर इज 2i प्लस j माइनस 3k अपॉन रूट में 40। तो यहां छोड़ना चाहे तो आप यहां रख सकते हैं, नहीं तो इसको आप अगर स्प्लिट अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा i प्लस 1 अपॉन रूट 40 j माइनस 3 अपॉन रूट 14। तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए भी आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए, और मैग्नीट्यूड हम निकालना आपको इजीली सिखा देंगे कि भाई मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है, कि अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो भी, और ओरिजिन के अलावा कहीं और से स्टार्ट हो रहा है तो भी। ठीक है, और अगर एक एग्जाम्पल और चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड ए कैप इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के। सिंपल। तो ए कैप कितना हो गया, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भाई ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3। ये आ गया। तो ए कैप लिख दें, तो ए कैप कितना हो जाएगा 1 मतलब आई प्लस जे प्लस के अपॉन में रूट 3। तो ए कैप कितना बन गया, ये हो गया 1 अपॉन रूट 3 ऑफ आई कैप 1 बाय रूट 3 ऑफ जे कैप एंड 1 बाय रूट 3 ऑफ के कैप। सिंपल। तो इस तरीके से आप अपना यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एडिशन ऑफ फैक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो देखो एडिशन क्या होता है कि अगर मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं और हमें उन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे कि i वाला i के साथ ऐड होगा, j वाला j के साथ ऐड होगा एंड k वाला k के साथ ऐड होगा। तो जैसे एग्जांपल से ये सीधा हम समझते हैं कि भाई कि अगर हमें a वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b वेक्टर हमें दे रखा है i प्लस j प्लस 2k। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है a प्लस b। तो फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर जब भी निकालना है तो हमें देखना है कि i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ ऐड करेंगे, k को k के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस b, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस i प्लस j प्लस 2k। तो कितना हो जाएगा 2 and 1 3i 3 प्लस 1 4j 4 प्लस 2 6, ये आ गया। ठीक है, और देखें एग्जांपल। इफ वेक्टर a इक्वल टू i माइनस j प्लस k एंड वेक्टर b इक्वल टू i प्लस 2k। अब इसमें देखो i j के तीनों हैं, लेकिन यहाँ क्या है i है k है j नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो कैसे ऑर्गेनाइज करोगे कि भाई i प्लस 0j प्लस 2k। अब अगर मुझे a प्लस b फाइंड आउट करना है तो कितना हो गया 1 प्लस 1 2i माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1j
1 प्लस 2 3k, तो ये आ गया आपका a प्लस। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन का देखें तो जैसा एडिशन में होता है सेम सब्ट्रैक्शन में होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां क्या होगा, मान लो ये एग्जांपल से इसी से कर लेते हैं कि a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k है, एंड b वेक्टर जो है हमारा वो i प्लस j प्लस 2k है, और हमें फाइंड करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। सिंपल वही काम कि भाई जैसे एडिशन में i के साथ i, j के साथ j एंड k के साथ k ऐड हो रहा है, वैसे ही माइनस करते टाइम भी क्या होगा, i में से i, j में से j और k में से k माइनस करना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, देन 2i माइनस i, 3j माइनस j 2j, 4j माइनस 4k माइनस 2k प्लस का 2k, तो ये आ गया a माइनस b। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल, इफ x वेक्टर इक्वल्स टू माइनस j प्लस k एंड y वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का 3i एंड प्लस का k, एंड फाइंड x वेक्टर माइनस y वेक्टर। तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ मिस है, इसमें i नहीं है, यहाँ j नहीं है, तो x वेक्टर को क्या लिखते हैं हम कि 0i माइनस j प्लस k, एंड y वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3i प्लस 0j प्लस k। ठीक है, अब माइनस कर देंगे तो क्या होगा कि x वेक्टर माइनस y वेक्टर, तो 0 माइनस 3 प्लस का 3, माइनस 1 प्लस 0, माइनस करना है तो 0 है, तो माइनस 1 माइनस 0 कितना बना, माइनस ही रहेगा। अच्छा, प्लस के में से माइनस के गया तो 0, तो x वेक्टर माइनस y वेक्टर कितना आ जाएगा, 3i माइनस j। तो ये एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में बस यही ध्यान रखना है कि भाई कभी भी ये काम करते हुए ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, एक ही चीज में ध्यान रखनी है कि i वाला i से जाना है, j वाला j के थ्रू, k वाला k के थ्रू। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में चीजें बदल जाती हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो अलग टॉपिक है बिल्कुल। अब इनका यूज आगे होता है क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आने वाले टाइम में हम प्लस और माइनस डायरेक्ट कर दिया करेंगे। अब बार बार ये नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा दिया रहेगा कि भाई a माइनस b यूज होना है, सीधा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन के लिए कहेगा तो सीधा ऐड करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही रखेंगे। कल से जो है हम लोग देखने वाले हैं इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसके अंदर ट्रायंगुलर लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, और उसके बाद से आपका थोड़ा एडवांस लेवल का इसमें स्टार्ट हो जाएगा, जो मोस्टली यूज होना है आपकी फिजिक्स में और मैथ्स में। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, और एक बार इसको आप बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं वो सब एक बार फर्दर आप रिवाइज करके अगली क्लास में आना। तब तक बाय बाय, टेक केयर।